हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक नया वीडियो बताएंगे दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक दोस्तों, कल हम आप लोग का टेस्ट लिए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया, तो हम इसका जो आंसर शीट होता है दोस्तों, ठीक है ना, जो कल आप लोग टेस्ट दिए, बहुत सारा विद्यार्थी हम देखे फटाफट आंसर कर रहा था, ठीक ना। तो इसका आंसर हम आप लोग को इस वीडियो के अंत में हम आप लोग को बता देंगे, ठीक ना, या एक नेक्स्ट में हम आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजेंगे जिसमें सबका आंसर रहेगा और कुछ और क्वेश्चन रहेगा जिसको आप डील करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, मतलब साइक्लोट्रॉन की क्या सीमाएं हैं दोस्तों। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने यह सीखा कि आखिर साइक्लोट्रॉन कहते किसे हैं, इसका वर्किंग मेथड क्या है दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके द्वारा कण क्या रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। आज आप लोग सीखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका मतलब कि साइक्लोट्रॉन की क्या सीमाएं हैं, आखिर कहां कहां साइक्लोट्रॉन पूर्णतः वर्क नहीं कर पाता है, कहां कहां इस पर बंदिश लगता है दोस्तों। तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, है ना। सबसे पहला बात है दोस्तों कि साइक्लोट्रॉन जो है, ये दिमाग में रखिएगा, अनावेशित कण को साइक्लोट्रॉन उत्तेजित नहीं कर पाता है दोस्तों। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि क्या साइक्लोट्रॉन, है ना, ये दिमाग में रखो कि जो ऊर्जित कण होता है, ऊर्जित मतलब जिसमें ऊर्जा मैक्सिमम रूप में होता है, उसी को यह उत्तेजित कर पाता है, उसी को यह ट्रेवलिंग करवा पाता है, उसी को यह गति करवा पाता है। लेकिन जो अनावेशित कण है, जैसे न्यूट्रॉन दोस्तों, आपको पता है ना कि यदि आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश, आप क्या बोलते हैं, प्लस या माइनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, न्यूट्रॉन पर प्लस आवेश या माइनस आवेश है, आपको नहीं पता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर ना तो प्लस आवेश होता है और ना ही माइनस आवेश होता है, यह आवेशहीन है दोस्तों, मतलब अनावेशित है। तो जो भी अनावेशित पदार्थ होते हैं, जो भी अनावेशित कण होते हैं, उस पर साइक्लोट्रॉन का अर्थात उस पर ऊर्जित कण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, साइक्लोट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता दोस्तों। इसका सेकेंड है दोस्तों कि साइक्लोट्रॉन से जो कण, साइक्लोट्रॉन के कण से जो ऊर्जाएं निकलती है वो ऐसा नहीं कि असीमित रूप में निकलती है। ये भी बात दिमाग में रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन से जो आवेशित कण होता है, उसके अंदर जो गति करता है, उससे ऊर्जा असीमित रूप में नहीं निकलता है या अनियंत्रित रूप से नहीं निकलता है, वह नियंत्रित रूप से और सीमित रूप में निकलता है। तो दो कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हुआ कि साइक्लोट्रॉन अनावेशित कणों से ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं करवा पाता है। दूसरा कि साइक्लोट्रॉन से जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वह सीमित और नियंत्रित होती है दोस्तों। तो हम इस दोनों बातों को लिख लेंगे दोस्तों, तो लिख लीजिए आप लोग भी, ऊपर में हेडिंग दीजिए लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। डैश दिए दोस्तों। चलिए नंबर फर्स्ट करके लिखिए, साइक्लोट्रॉन अनावेशित कणों को त्वरित नहीं कर पाता है, साइक्लोट्रॉन अनावेशित कणों को त्वरित नहीं करवा पाता है। नंबर दूसरा, साइक्लोट्रॉन के आवेशित कणों से निकलने वाली ऊर्जा, आवेशित कणों से निकलने वाली ऊर्जा सीमित होती है और नियंत्रित होती है। इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्वरण नहीं हो पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। चलिए,
तो हम आपको बताएं दोस्तों लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट बोलिएगा कि यह न्यूट्रॉन को, यदि आप नहीं बोल पाते हैं तो फर्स्ट आप बोलिएगा यह न्यूट्रॉन को आवेशित नहीं करवा पाता है, यह न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करवा पाता है। सेकेंड बोलिएगा कि इससे जो ऊर्जाएं निकलती है, इसके आवेशित कणों से जो ऊर्जाएं निकलती है दोस्तों, वह सीमित और नियंत्रित निकलती है। और तीसरा बोलिएगा कि यह इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं करा पाता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, यह हल्का होता है दोस्तों। तो इसका मतलब आप दिमाग में रखिए कि साइक्लोट्रॉन में वही कण भाग लेता है जो भारी होता है। ये बात दिमाग में रखिए। यदि आपको एग्जाम में दे दिया कि साइक्लोट्रॉन में निम्नलिखित प्रकार के कण भाग लेते हैं, हल्के कण, भारी कण, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर बोलेंगे भारी कण। साइक्लोट्रॉन में सिर्फ भारी कण ही भाग लेते हैं दोस्तों, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सही कण भाग लेते हैं। ना तो न्यूट्रॉन भाग लेते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। न्यूट्रॉन चूंकि, अच्छा एक बात और दिमाग में रखिएगा कि न्यूट्रॉन, आप कह सकते हैं सर न्यूट्रॉन तो भारी कण है। हाँ, न्यूट्रॉन भारी कण है, लेकिन दोस्तों न्यूट्रॉन अनावेशित है। मजबूरी यह भी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आवेशित और भारी कण ही भाग लेते हैं, इसमें अनावेशित और हल्के कण भाग नहीं लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम आपको बताएंगे दोस्तों साइक्लोट्रॉन के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब हम आप लोगों को बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, है ना, कि साइक्लोट्रॉन के अनुप्रयोग क्या है। हिंदी में लिख सकते हैं साइक्लोट्रॉन के अनुप्रयोग, साइक्लोट्रॉन के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए डैश देकर। नंबर फर्स्ट लिखिए, इसका उपयोग नाभिकीय विघटन में किया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय विघटन में किया जाता है। नंबर दूसरा, साइक्लोट्रॉन द्वारा अर्जित आवेशित कण, साइक्लोट्रॉन द्वारा अर्जित आवेशित कण संघट द्वारा, संघट जिसको कॉलिजन बोलते हैं, टक्कर, संघट द्वारा दूसरे ऊर्जा कण वाले ऊर्जा कण उत्पन्न करते हैं। नंबर तीसरा, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नंबर 4, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप उत्पन्न करने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? सामान्य भाषा में दोस्तों, सामान्य भाषा में यदि आपसे कहे कि अच्छा बताइए कि आप साइक्लोट्रॉन के बारे में जानते हैं, इसका आप लिमिटेशन पढ़ चुके हैं, ये है क्या आप इसके बारे में जान चुके हैं, तो ये भी बता दीजिए कि साइक्लोट्रॉन का यूज हम करते कहां है। आपको ज्यादा नहीं याद करना है, आपको 2-3 लाइन ही याद करना है। जैसे फर्स्ट, कि साइक्लोट्रॉन का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों नाभिकीय विखंडन में। आपको पता है कि अच्छा नाभिकीय क्यों आया, नाभिकीय क्यों आया, परमाणु विखंडन नहीं बोला, यहाँ पर बोला नाभिकीय विखंडन दोस्तों, है ना। आप लोग कभी केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में 2 प्रकार का टॉपिक आता है दोस्तों, एक होता है परमाणु और एक होता है नाभिक, है ना।
परमाणु की जब बात की जाती है तो वह जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जब नाभिक की बात की जाती है दोस्तों तो वह जुड़ा होता है जानते हो किससे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन का चूंकि वैल्यूशन कम है चार्ज की वजह से, क्योंकि जानते करते हो कि वह चार्जलेस है, बट जो प्रोटॉन है वो चार्जेस नहीं है, उस पर पॉजिटिव चार्ज दोस्तों। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग किया जाता है वह परमाणु विघटन में किया जाता है या नाभिक विघटन में किया जाता है, तो आप आंसर बोलेंगे नाभिक विघटन में किया जाता है। अर्थात साइक्लोट्रॉन का उपयोग या अच्छा यदि आपसे कोई ऐसा पूछ दे तो ना, ऐसा बहुत सारा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है जिसको आपको याद करके एक बड़ा लाइन तैयार कर लेना दोस्तों। यदि आपसे पूछे अच्छा बताइए साइक्लोट्रॉन में कौन से कण भाग लेते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, तो आप कहेंगे क्या बोलिएगा? प्रोटॉन। क्यों बोलेगा? यदि आपसे पूछा कि साइक्लोट्रॉन, देखिए जो हम बोल रहे हैं आप ध्यान सुनिए, पूरा एक समरी हो जाएगा, एक सारांश हो जाएगा साइक्लोट्रॉन के बारे में, जिसको आपको कन्फर्मली याद रख लेना है। यदि आपसे पूछा कि साइक्लोट्रॉन में कौन कौन से कण भाग लेते हैं या कौन से कण भाग लेते हैं या साइक्लोट्रॉन में निम्नलिखित में से कौन से कण भाग लेते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर बोलेंगे प्रोटॉन। क्यों बोलेंगे आंसर? क्योंकि प्रोटॉन भारी कण होता है प्लस ये आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रॉन आवेशित है बट ये इसका द्रव्यमान कम होता है, ये हल्का होता है, ये तुरंत शीघ्र तेजी से घूमना शुरू कर देता है, ठीक ना। और न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता है कि न्यूट्रॉन भारी तो है, प्रोटॉन से भी भारी है, लेकिन दोस्तों यह अनावेशित है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आवेशित कण ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा उपयोग बड़े पैमाने पर होता है दोस्तों, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के रूप में, जो कि अस्पतालों में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है दोस्तों। जैसे हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, आप लोग नाम सुनेंगे CO60, नाम सुने CO60, इसका नाम आपको बताते हैं। CO60 का अर्थ होता है कोबाल्ट 60, CO कोबाल्ट का सूत्र होता है दोस्तों, कोबाल्ट 60। जान लीजिए कि CO60 क्या है, कोबाल्ट 60 क्या होता है दोस्तों। कोबाल्ट 60 का उपयोग अस्पतालों में किया था, जानते हो कहां किया जाता है? CO60 का यूज किया जाता है अस्पतालों में, और किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? याद रखिएगा, इसका यूज जो किया जाता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है दोस्तों। जिन लोग को फेफड़े का कैंसर होता है, हृदय कैंसर होता है या कहीं पर कैंसर है, तो कैंसर में जो रोगाणु होते हैं दोस्तों वह किसी दवा से नहीं मर पाते हैं, तो उनको मारने के लिए हम लोग CO60 का उपयोग करते हैं। उससे एक विशेष प्रकार का रेडिएशन उत्पन्न किया था दोस्तों, और उस रेडिएशन के द्वारा उनकी रोगाणुओं को मारा था दोस्तों। याद रखिए, किसी बीमारी को, किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो यदि आप मान लीजिए किसी को पता नहीं चल रहा है कि उसके शरीर में कैंसर है, अब वो समान दवा खाएगा दोस्तों, तो समान दवा खाने से उसका इलाज संभव नहीं, उल्टे वो बीमारी और बढ़ेगा। तो उसके इलाज के लिए क्या कहता है? मान लीजिए कि फेफड़े में कैंसर हो गया, हृदय में कैंसर हो गया, या फिर लंग्स में कैंसर है, मतलब या फिर आपके पेट में कैंसर हो गया, कहीं भी मुंह में कैंसर है, तो क्या कहता है? इसके लिए एक विशेष प्रकार के किरण का उपयोग किया है, जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव रेडिएशन है दोस्तों। इसमें आइसोटोप CO60 का यूज इसलिए किया गया क्योंकि इस इतना तीक्ष्ण रेडिएशन होता है कि एक रोगाणु को चुन चुन कर दोस्तों मारा जाता है, समझ सकते हो। इतनी आसानी से वो रोगाणु मरते नहीं है कैंसर वाले दोस्तों, तो वहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया गया। दूसरा दोस्तों कि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है नाभिकीय रिएक्टर। आपको पता है दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से परमाणु बम का निर्माण होता है दोस्तों, है ना। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि अच्छा बता परमाणु बम कहाँ बनता है, किस जगह बनता होगा, तो जगह मतलब ये नहीं कि पटना दिल्ली बता दी, ये नहीं, जगह मतलब हुआ क्या कि उसका संयंत्र का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि वह नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर इसको बोलते हैं दोस्तों, और न्यूक्लियर रिएक्टर में ही एटॉमिक बम का निर्माण किया जाता है, और वहां पर प्रोसेस जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोसेस होता है साइक्लोट्रॉन। अर्थात यदि आपसे पूछे कि अच्छा बताओ सबसे अधिक साइक्लोट्रॉन का यूज कहां किया जाता होगा, तो आप बता सकते होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में। कंफर्म हो गया दोस्तों? चलिए, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए। अब हम आप लोग को बताएंगे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। अर्थात आज का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों वो है गैल्वेनोमीटर के बारे में। चलिए दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जानो दोस्तों, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम से ही क्लियर है। गैल्वेनोमीटर मतलब किसी चीज को ये मेजर करता है, मापता है।
लेकिन जानिए दोस्तों, हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में, फिर जानिए। गैल्वेनोमीटर दोस्तों एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत धारा की माप और विद्युत धारा की दिशा दोनों किया जाता है दोस्तों। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर क्या है, आप एक लाइन में डिफिनेशन दें कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस है ना, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण एवं उसकी दिशा को मापता है। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा दो डिवाइस का नाम बताइए, ऐसा दो मशीन का नाम बताइए जिससे करंट का मेजर होता हो, करंट की माप होता हो, तो आप दो का नाम बता सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट नाम बता सकते हैं आमीटर या ए मीटर, और सेकेंड नाम बता सकते हैं गैल्वेनोमीटर, है ना दोस्तों। तो आमीटर सिर्फ करंट को मापता है, उसके परिमाण को मापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर उसके डायरेक्शन को भी मापता है दोस्तों। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर जब बनाया गया तो ये दो प्रकार से बनाए गए थे दोस्तों। गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और दूसरा चल चुंबक गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, और सेकेंड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि गैल्वेनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप आंसर बोलेंगे 2 टाइप्स। फर्स्ट मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, हिंदी में बोलते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। सेकेंड बोलते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, अर्थात चल चुंबक गैल्वेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चीज को पहले आप लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर में हेडिंग लीजिए गैल्वेनोमीटर। डैश के लिखिए। इसे धारा मापी भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, करंट को मापता है, इसे धारा मापी भी कहते हैं, याद रखना है। तो लिखिए गैल्वेनोमीटर वह युक्ति है, गैल्वेनोमीटर वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के परिमाण एवं उसकी दिशा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसकी दिशा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे ही गैल्वेनोमीटर कहते हैं। लिख लिए, नीचे लाइन लिखिए। गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, और नंबर दूसरा चल चुंबक गैल्वेनोमीटर। नीचे लिखें, दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर के कार्य विधि तथा सिद्धांत समान है। इनका अंतर सिर्फ रचनाओं का होता है।
रचनाओं का होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर में किसी भी एक प्रकार के, चूंकि आपको पता है कि दोनों में से किसी के बारे में लिखिए सेम होगा, सिर्फ फिगर चेंज होता है। लेकिन हाँ, जब आप गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं तो एक और वर्ड आता है दोस्तों जिसके बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद हम आप लोग को चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के बारे में बताएंगे दोस्तों, है ना। लेकिन उसके के बारे में एक शब्द के बारे में पहले आप जानिए, पहले भी आप लोग सुने होंगे, फिर भी आज आप जानिए। देखिए दोस्तों, एक वर्ड आता है सुग्राहिता। ये वर्ड हम आप लोग को स्टार्टिंग में भी बताए हुए हैं, है ना। लेकिन यहां भी फिर से आपको पढ़ना है, इसलिए एक बार फिर से इस वर्ड का रिवाइज किया दोस्तों। सुग्राहिता, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी, है ना। हिंदी का नाम क्या है दोस्तों? सुग्राहिता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। अब जानिए सुग्राहिता शब्द का अर्थ क्या होता है। तो याद कीजिए, जिन विद्यार्थियों को याद होगा तो उनको पता होगा ये बात, जो नए हैं वो फिर से समझिए। सुग्राहिता शब्द का अर्थ दोस्तों कि मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है ना, और उस परिपथ में परिपथ नहीं समझ में आ रहा, आप चलिए अपने घर पर ही चलते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में चूंकि मौसम खराब है मान लीजिए, है ना, और वोल्टेज जो है, लाइन जो है थोड़ा सा वोल्टेज उसका बहुत डिम है, कम है ना, बहुत लो वोल्टेज है। आप क्या किए कि आप बल्ब जलाए, है ना। इतना लो वोल्टेज है कि आपका बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन आप बल्ब जलाने से पहले आप टीवी चलाए, तो आपके टीवी जिससे आप ऑन किए तो टीवी के जस्ट बगल में स्टेबलाइजर लगा होता है ना दोस्तों। आप स्टेबलाइजर में देखिए, कांटा जो होता है स्टेबलाइजर में, है ना, जो मीटर लगा होता है कांटे वाला, वो हिल भी नहीं रहा, एकदम एक जगह पर है, मतलब लो वोल्टेज आया, बेचारा हिला भी नहीं। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों कि आखिर करंट है कितना। अरे जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो होता दोस्तों तो आपका बल्ब जलता ही नहीं, 0 वोल्ट तो होगा नहीं, ठीक ना। 1 2 5 7 8 9 10 100 जो हो, जीरो तो नहीं होगा। लेकिन समझिए इस बात को, जीरो नहीं है फिर भी आपका स्टेबलाइजर जो है वह शो नहीं कर रहा है कितना है। आखिर इसका मतलब कि आपका जो धारामापी है वो सही प्रकार का नहीं दोस्तों। इससे ये कंफर्म हो गया कि आपका धारामापी सही प्रकार का नहीं है, उसमें सेंसिटिविटी का गुण नहीं है दोस्तों, उसमें सुग्राहिता का गुण नहीं है। और जब उसमें सुग्राहिता का गुण नहीं दोस्तों, इसका मतलब कि वो आपके लिए बेकार सिस्टम हो गया, ठीक ना। अब आप समझिए, मतलब अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। हम ये कहना चाहते हैं कि सही वास्तविक रूप से आप देखिए तो सही प्रकार का जो धारामापी होता है उसमें खास गुण होता है, जिसमें सेंसिटिविटी का गुण होता है। क्या गुण होता है? यदि लो वोल्टेज भी आया दोस्तों, लो वोल्टेज भी आया, लेकिन आपका जो वोल्ट मीटर लगा है या आमीटर लगा है उसमें विक्षेप हो रहा है ना, कम करंट भी है लेकिन उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उसमें मीटर में हिल रहा है, तो आपको डिनोट कर रहा है कि हाँ भाई इतने तक है, तो समझ लीजिए कि वह धारामापी सेंसिटिविटी कहलाता है, वह धारामापी की सुग्राहिता कहलाता है। अब आपको एक बात समझ में आ गई, यदि आपसे कोई पूछा धारामापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं, तो आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में अल्प धारा, कम धारा प्रवाहित किया जाए, है ना, और कम धारा में भी यदि विक्षेप उत्पन्न हो जाए, यदि वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं धारामापी की सुग्राहिता। और यदि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न ना हो तो धारामापी की सुग्राहिता नहीं कहलाती दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको पढ़िएगा, जो हम आज आपको बताएं, समझिएगा, वीडियो देखिएगा, और नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे गैल्वेनोमीटर का फिगर, उसका कार्य सिद्धांत, उसकी रचनाएं और उसके अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।